हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना चैप्टर 1 फिनिश करने वाले हैं। इसकी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, बाकी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला चैप्टर तो मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। ये वाला लेक्चर भी डलेगा, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि ऐप है हमारा बाय द सेम नेम, क्विक टू लर्न। क्विक टू लर्न ही हमारे चैनल का नाम है, क्विक टू लर्न ही ऐप का नाम है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू मैं आपको सारा कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी एंड इट विल बी एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम ऐप के थ्रू इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो कंटेंट है उसकी पायरेसी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो कंटेंट है, पीपल आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन चैनल, और हमारे पास इतनी अभी टाइम नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको हर बार सर्च करके देख सकें कि कौन हमारा कंटेंट यूज़ कर रहा है। तो आप लोगों के लिए है, इट इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से एंड यू विल गेट द कंटेंट। बिसाइड्स आपका जो सिलेबस की पेस है हम उसको मेंटेन करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स की आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम होंगे दे विल बी बाय द एंड ऑफ जुलाई, और उसमें आपका जो भी सिलेबस आएगा वो हम वेल इन टाइम कवर कर लेंगे। आपको रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स कमेंट में भी पूछ लेते हैं, तो मैं उसका भी आंसर दे रही हूँ। फिर भी कोई अगर इशू है तो आप मेल कर सकते हो हमें। और कुछ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहोगे, आपके कुछ डाउट्स आप लोग इकट्ठे कर लीजिए, तो आई विल टेक अ लाइव सेशन, दैट विल बी ऑल्सो थ्रू दी ऐप। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप मैसेज में या मेल के थ्रू अपना हमें फ़ोन नंबर और नाम बता दो, क्लास। और आप क्लास ज़रूर बताइए। आप बच्चे ना क्लास नहीं बताते, मुझे नहीं पता चलता कि आप 9th के हो कि 10th के हो। तो आप क्लास ज़रूर बताइए हमें, तो हम आपको डायरेक्ट ऐप में इंटीग्रेट कर देंगे एंड एज सून एज यू ओपन इट आप उसमें क्लास में ऑटोमेटिकली नज़र आएंगे। तो आप ये सारे काम कर लीजिए एंड लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ये बहुत सिंपल, थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, 20 क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत सिंपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डाल्टन, फिल इन द ब्लैंक है। द डाल्टन यूज्ड सिंबल डैश फॉर ऑक्सीजन एंड डैश फॉर हाइड्रोजन। तो ये आपको पता है कि डाल्टन ने जो शुरू में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिंबल यूज़ किए थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। आपकी पीरियोडिक टेबल की बात नहीं हो रही है, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, डाल्टन ने जो सिंबल्स यूज़ किए थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ही हैड यूज्ड ओ, और उसने उनको ओ को ऐसे जो ब्रैकेट्स होते हैं उनमें रखा था, और एच को हाइड्रोजन के लिए सिंपल एच यूज़ किया था। नेक्स्ट इज सिंबल रिप्रेजेंट्स डैश एटम और एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो जो सिंबल होता है वो एक एटम रिप्रेजेंट करता है एक एलिमेंट का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक एक्सप्रेशन फॉर अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि आपको ना इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन फॉर अ मॉलिक्यूल, अब आप मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल हो सकता है आपका HCl, मॉलिक्यूल हो सकता है CO2, मॉलिक्यूल हो सकता है H2O, मॉलिक्यूल हो सकता है H2SO4। ये सारे कंपाउंड्स हैं और कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है उसको अगर हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? सो वी कॉल इट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड हैज़ 2 रेडिकल्स, सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला ध्यान है ना, NaCl। इसमें 2 रेडिकल हैं, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। तो सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव रेडिकल है, उसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और जो क्लोराइड है दैट इज अ नेगेटिव रेडिकल, सो दैट इज द एसिड रेडिकल। Next is valency of carbon in CH4 is dash, C2H6 is dash, C2H4 dash, and in C2H2 it is dash। तो आपसे कार्बन की वैलेंसी पूछी है 4 अलग अलग कंपाउंड्स में, मीथेन में, इथेन में, इथीन में और इथाइन में। ठीक है, ये आपका जो 10th में पढ़ेंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आएगा। लेकिन कार्बन की वैलेंसी पूछी है तो चलो ठीक है, ये तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। कार्बन हमेशा कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है, तो कार्बन की वैलेंसी इन सारे कंपाउंड्स में 4 ही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4 इज 4, C2H6 is 4, C2H4 is 4, and C2H2 is 4. Next is valency of iron in FeCl2.
FeCl2 में आयरन की वैलेंसी पूछी है और FeCl3 में पूछी है। आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, फेरस और फेरिक के नाम से, +2 और +3। तो FeCl2 में देखो जो कंपाउंड आपसे जब वैलेंसी पूछें तो आप कंपाउंड के फॉर्मूले पे नज़र रखना। जैसे देखो आपको फॉर्मूला क्या दिया है, FeCl2। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि वैलेंसीज हमेशा क्रॉस करके लिखी जाती हैं। और वैलेंसी कौन सी होती है, ये वाला जो पोर्शन है ये वैलेंसी के लिए होता है। तो आयरन के साथ देखो कोई भी फिगर अटैच नहीं है, इसका मतलब नंबर 1। तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी हो गई नंबर 1 और आयरन की हो गई नंबर 2। वैलेंसीज हमेशा हम क्रॉस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे आयरन की वैलेंसी फेरस क्लोराइड में हो जाएगी 2 और फेरिक में FeCl3 है तो हो जाएगी 3। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 कार्बोनेट। अब आयरन 3 कार्बोनेट मतलब फेरिक कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो आप कार्बोनेट की वैलेंसी आपको पता है, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, -2 और फेरिक की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3+। आप इन दोनों को क्रॉस करके लिख लीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, वैलेंसीज क्रॉस हो जाएंगी तो हो जाएगा Fe2CO3 होल थ्राइस। तो ये आपका बन गया फेरिक कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, आपको एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको एक तरफ एसिड रेडिकल्स दे रखे हैं ये सारे और एक तरफ बेसिक रेडिकल्स दे रखे हैं ये सारे। तो इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना है कि जैसे बेसिक रेडिकल है, मैग्नीशियम का एग्जांपल दे रखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, नाइट्रेट का, सल्फेट का, कार्बोनेट का, हाइड्रोक्साइड का, फॉस्फेट का। मतलब मैग्नीशियम को आपने बाकी सबके साथ अटैच करके उनके फॉर्मूले लिख दिए। तो ऐसा ही आपको सोडियम के साथ करना है, जिंक के साथ करना है, सिल्वर, अमोनियम, कैल्शियम, आयरन 2, पोटेशियम। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सबकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। वैलेंसी याद है तो उनको क्रॉस करके फॉर्मूले पुट करना बहुत आसान होता है। तो वैलेंसी आपको मैंने कहा था, वैलेंसी याद रखिएगा। तो वैलेंसीज वैसे तो आप जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो ना तो लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाती है, इसीलिए रिटन पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे पहले आप वैलेंसीज नोट डाउन कर लो अगर आपको याद है तो। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है ना, +1। हम बेसिक रेडिकल है तो प्लस में ही होगी वैलेंसी, फिर भी +1 लिख लेते हैं। जिंक की क्या होती है +2, सिल्वर की +1, अमोनियम की +1, कैल्शियम की +2, आयरन 2 है तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी मतलब फेरस वाला सॉल्ट बनेगा तो +2, आयरन 3 होता तो +3 वैलेंसी होती, फेरिक सॉल्ट बनता। पोटेशियम की क्या होती है +1। तो ये सारी वैलेंसीज आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप जो आपके एसिड रेडिकल्स हैं उनकी वैलेंसी देखो, उनकी वैलेंसी आपको याद है अगर तो क्लोराइड की क्या होती है -1, नाइट्रेट की क्या होती है -1, सल्फेट की क्या होती है -2, कार्बोनेट की -2, हाइड्रोक्साइड की -1 और फॉस्फेट की -3। ठीक है, तो ये सारी वैलेंसीज हो गई। अब आप क्या करो, इन वैलेंसीज को क्रॉस करके इन रेडिकल्स को मिला के फॉर्मूला लिख दो, सिंपल। अब देखो जैसे हम पहला वाला लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो दोनों की वैलेंसी 1 है तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaCl। ओके, मैं 1-2 करके दिखाऊंगी, बाकी आंसर्स दे रखे हैं। अगर हम ऐसे ही आप सारे करते जाओ, अच्छा एक कर लेते हैं पूरा। अब हम सोडियम नाइट्रेट करते हैं तो दोनों की वैलेंसी यहाँ भी 1 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaNO3, क्रॉस करके हमने लिख लिया। सल्फेट में अब सल्फेट की वैलेंसी -2 है और सोडियम की वैलेंसी 1 है तो वैलेंसीज क्रॉस हो जाएंगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जो 2 है वो किसके साथ लगेगा, सोडियम के साथ, तो हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, समझ में आ गया आपको, वैलेंसीज हमने क्रॉस करके लिखी है। मैग्नीशियम कार्बोनेट अगेन सेम चीज़ होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों बोल रही हूँ मैं, कार्बोनेट हमें करना है ना, सोडियम कार्बोनेट लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट में वही चीज़ होगी कि कार्बोनेट की वैलेंसी सोडियम के साथ अटैच हो गई और सोडियम की वैलेंसी कार्बोनेट के साथ अटैच हो गई। तो कार्बोनेट के साथ 1 अटैच हुआ है इसीलिए हमने डायरेक्टली Na2CO3 लिख दिया है, उसको ब्रैकेट में क्लोज करके 1 नहीं लिखा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमने ऐसे नहीं किया है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 है तो इसीलिए हम इस ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। वी डोंट नीड दिस ब्रैकेट एंड वी डोंट नीड दिस 1, तो इसीलिए हम Na2CO3 डायरेक्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, सोडियम की 1, तो क्लियरली फॉर्मूला हो गया NaOH। नेक्स्ट इज फॉस्फेट। फॉस्फेट की वैलेंसी है 3, सोडियम की है 1, तो अब आप क्रॉस करके लिखेंगे क्या हो जाएगा Na3PO4। ठीक है, ये एक हो गया। ऐसे ही आप सबकी वैलेंसीज क्रॉस करके लिख सकते हैं, बहुत आसान है।
तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस टेबल में सबके आंसर्स दे रखे हैं। आप अगर अपने आप ट्राई करिएगा, जब आपको कोई न आए, वैसे ऐसा होगा नहीं कि न आए, जब कोई न आए तब आप इस आंसर को रेफ़र करिएगा, अदरवाइज आप खुद ही अपने हाथ से लिख के ट्राई करिए। एंड चिल्ड्रन, आई एम शोइंग यू दीज आंसर्स क्योंकि अभी हो सकता है जो सिचुएशन है उसकी वजह से कई बच्चों के पास बुक्स नहीं है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, उसके आपको आंसर्स दिखा रही हूँ। आप अपने आप ट्राई करिए, लेकिन जिसको नहीं आए वो इसमें से देख लीजिए, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। अच्छा, जो हमारा ऐप होगा ना उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स PDF फॉर्म में भी डालेंगे, ठीक है। PDF में भी वो अवेलेबल होंगे सारे क्वेश्चंस, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को कई बार ये होता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है और वीडियो को वहाँ पे ले जाके फिर पॉज कर, आपको पता नहीं है वो क्वेश्चन किस जगह अपीयर हो रहा है, तो उसके लिए हमने जो PDF है वो भी डाला हुआ है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इसके लिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहली बात है सोडियम क्लोराइड, तो हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3। अब प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड। इट इज़ अ डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों जो हैं इंटरचेंज कर रहे हैं अपने अपने कैटायंस एनायंस को, इनके रेडिकल्स इंटरचेंज हो रहे हैं। सोडियम के साथ यहाँ पे क्लोराइड अटैच था, अब सोडियम के साथ नाइट्रेट अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा NaNO3। सिल्वर के साथ यहाँ पे नाइट्रेट अटैच था, अब उसके साथ दूसरा वाला रेडिकल अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड, इफ नॉट बैलेंस इट। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वेट फाइंड करने को बोला है, ये आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो NaCl का हो गया 58.5, ठीक है। उसके बाद AgNO3 में सिल्वर का 108, नाइट्रोजन का 14 और O3 16 × 3 48, तो ये उसका हो जाएगा 170, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का वेट हो गया 170, तो रिएक्टेंट्स का वेट क्या हो जाएगा 58.5 प्लस 170 228.5 ग्राम या AMU, ये हमारे रिएक्टेंट्स का वेट हो गया। अब अगर पहले आपको यही चलो कैलकुलेट करते हैं पहले, है ना, फिर आगे की बात बाकी करेंगे। अब NaNO3 का देखो, Na सोडियम इज़ 23, N इज़ 14, O3 अगेन 16 × 3 48 आ गया, तो वो वेट आ गया हमारा 85। इसके बाद AgCl, Ag का वेट 108, क्लोरीन का 35.5, इनका टोटल आ गया 143.5 और हमारे रिएक्टेंट्स का वेट हो गया 228.5। कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स का वेट है वो प्रोडक्ट्स के वेट के बराबर ही होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। एंड दिस सेटिस्फाइज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसका मतलब जो भी चीज़ हमने किसी रिएक्शन में डाली है वो वहीं रहेगी, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसके अकॉर्डिंग मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ ओनली इंटर कन्वर्टेड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लॉ हो गया हमारा। नेक्स्ट इज व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द फॉलोइंग इक्वेशन कन्वे। अब आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उससे पूछा है कि क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, जो आपके दे रखा था ना टेक्स्ट में क्वेश्चन था कि इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन, तो वही सारा आपको लिखना है, वही सारा आपको लिखना है इसमें कि क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है। तो पहला क्या है कि इट इज़ अ केमिकल चेंज, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ अ केमिकल चेंज। फिर इसमें इस इक्वेशन को देख के हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे जिंक और H2SO4 रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं ZnSO4 प्लस H2। फिर किसके कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के हैं और कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स के फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर रिएक्टिंग टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक सल्फेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये भी हमें पता चल गया। फिर हमें जो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है उस मॉलिक्यूल की वो पता चल रही है कि जैसे कि H2SO4 की बात करें हैं तब उसमें हमें ये पता चल जाता है
कि H2SO4 के अंदर दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक एटम है सल्फर का और 4 एटम है ऑक्सीजन के। तो हमें जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्चुअल कॉम्पोजिशन भी पता चल जाती है। फिर उसके कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम उनका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जिंक का 65 होता है, ये हमें पता एग्जाम में आपको दिया जाता है अगर कैलकुलेट करना हो तो। H2SO4 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 + 32 + 64 98 आ गया। जिंक सल्फेट का 161 आ गया। हाइड्रोजन का 2। अगर आप यहाँ पे वो भी लॉ ऑफ जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको भी प्रूव कर सकते हैं। आप जिंक प्लस H2SO4 का वेट लेके जो चलो करके देख लेते हैं। आप जिंक और H2SO4 का वेट ले लो। H2SO4 का वेट कितना है? जिंक का है 65, H2SO4 का है 98, इनका टोटल कितना आ जाएगा? 163। ठीक है। अब हमारा जो जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है उसका वेट भी 163 आना चाहिए। अगर वेट 163 आ गया तो इसका मतलब हमारा जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो प्रूव होता है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो अब जिंक सल्फेट का वेट देख लो। जिंक सल्फेट का कितना है? 161। हाइड्रोजन का कितना है? 2। तो हमारा टोटल आ गया 163। यहाँ पे भी 163 था। रिएक्टेंट्स का वेट भी 163 ग्राम्स था, AMU भी कह सकते हैं आप, और प्रोडक्ट्स का वेट भी 163 ग्राम है। thus this equation proves the law of conservation of mass। और हमें ये भी पता चल गया कि ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कन्वे कर रही है। नेक्स्ट इज व्हाट इन्फॉर्मेशन डू द, अगेन फिर एक इक्वेशन पूछी है सेम कि इसमें क्या क्या कन्वे हो रहा है। तो सेम चीज़ें आप इसमें भी वही बता सकते हैं जो अभी हमने देखा था। इसमें एक और चीज़ है, पहली वाली इक्वेशन में भी थी, कि जो गैसेस हैं उनको हम लीटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि STP पे हर गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर्स ही होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो 22.4 लीटर्स प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉली, ये वाला 22.4 लीटर्स वाला अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। ये हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। थोड़ा बहुत हमारा जो गैस लॉज वाला चैप्टर है, 6th है आपका चैप्टर, वो उसमें भी करेंगे। 6th है कि 7th है, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसमें भी हम इसको कवर करने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव 2 एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं? जिनमें कि एक आयन है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्रोमेट। मतलब कि एक आयन है, एक रेडिकल है जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट है, उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन बोल रहे हैं। नेम द फंडामेंटल लॉ दैट इज इन्वॉल्व इन एवरी इक्वेशन। फंडामेंटल लॉ जो हर इक्वेशन में इन्वॉल्व है वो हम बार बार पढ़ चुके हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। फंडामेंटल लॉज यहाँ पे दे रखे हैं। केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कनेक्टेड बाय प्लस साइन, फिर एरो होता है, फिर फॉर्मूले ऑफ प्रोडक्ट्स अगेन कनेक्टेड बाय प्लस साइन। एरो का मतलब होता है टू फॉर्म, दैट मीन्स सो एंड सो रिएक्ट्स टू फॉर्म सो एंड सो। जैसे कि आपने कोई इक्वेशन लिखी कि x + y, x एंड y रिएक्ट टू फॉर्म C एंड D, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है सारी इक्वेशंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इन CaF2। ऐसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इन सबको सॉल्व नहीं करूँगी, आप खुद करिएगा, मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए एक तो सिंपल तरीका है, आपको फॉर्मूला देख के ही पता चल जाता है। CaF2 की बात हो रही है तो आप ये देखो, इनको ब्रेक कर लो, ऐसे एक दूसरा कलर लेते हैं, आप इनको ब्रेक कर लीजिए तो आपको दिख रहा है Ca के साथ क्या अटैच्ड है? कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1, और F के साथ 2 अटैच्ड है, तो इसका मतलब जो ये 2 है ये कैल्शियम की वैलेंसी होगी, और कैल्शियम के साथ कोई भी नंबर अटैच नहीं है, मतलब 1 हो गया, तो 1 जो है वो फ्लोरीन की वैलेंसी हो गई। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ से देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 282। F का होता है 9, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 27। तो इसके पास जो 2 कैल्शियम के पास जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको डोनेट कर देता है और Ca2 पॉजिटिव आयन बना लेता है।
फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो एक फ्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फ्लोराइड आयन जब बनता है तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कैल्शियम आयन बनता है उस पर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसका मतलब एक कैल्शियम आयन दो फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और CaF2 कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 या -1। इसी तरह से आपको बाकी सब करने हैं। तो SF6 में सल्फर की वैलेंसी -6। आप सिर्फ क्रॉस देख लीजिए कि सल्फर के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है, फ्लोरीन के साथ कौन सा नंबर अटैच्ड है, क्रॉस करके देखना है तो वो वैलेंसी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इन pH3 +3, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा हुआ है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4? अगेन इट इज 4. Then what is the valency of nitrogen in the following compounds? N2O3, N2O5, NO2, NO. एक बच्चे ने पूछा भी था कि नाइट्रोजन क्या वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो यहाँ पे प्रूफ है कि नाइट्रोजन डज शो वेरिएबल वैलेंसी। तो N2O3 में अगेन देखो आपको क्रॉस देखना है कि किसका कौन सा नंबर किसके साथ लिखा हुआ है। N2O3 में N के साथ लिखा है 2 जो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है, और O के साथ लिखा हुआ है 3 जो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी है। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O3 इज +3। इसके बाद N2O5 में O के साथ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी +5। NO2 में N के साथ 2 लिखा हुआ है, सॉरी N के साथ 1 लिखा हुआ है और O के साथ 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या है कि N के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब N के साथ 1 लिखा हुआ है और O के साथ लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पे हमें पता है कि O की वैलेंसी तो हमेशा 2 ही होती है। O एक ही वैलेंसी शो करता है, O सिर्फ 2 की वैलेंसी शो करता है। तो N के साथ 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम इंटू 2 करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा N2। पूरे कंपाउंड को ही इंटू 2 करते हैं, O के साथ 2 लिखा हुआ है तो O के साथ हो जाएगा 4। तो एक्चुअली इसका NO2 का फॉर्मूला जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दैट इज N2O4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई +4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में। NO में दोनों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इसमें भी नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 2। Why should an equation be balanced? Explain with the help of a simple equation. Again, it should be balanced just to follow the law of conservation of mass, जिसके according हम ये कहते हैं कि matter can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जबकि जितने रिएक्टेंट में किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट वाली साइड में जितने भी एटम्स हैं उतने ही उसके एटम्स प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो जब तक बैलेंस नहीं है तब तक वो फ्रूटफुल नहीं है, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, KNO3 गिव्स KNO2 + O2। ये इक्वेशन सही है, KNO3 को हम हीट करते हैं तो KNO2 + O2 बनता है। पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, उसको हीट किया तो KNO2 बनता है, दैट इज पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट बनता है प्लस ऑक्सीजन गैसेज इवॉल्व। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया कि 2 KNO3 गिव्स 2 KNO2 + O2। अब यहाँ पे बैलेंस हो गया है। बैलेंस कैसे हो गया है कि देखो यहाँ पे K कितने हो गए 2, N कितने हो गए 2 और O कितने हो गए 6। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में। अब देखो प्रोडक्ट साइड में, देखो प्रोडक्ट साइड में हम रेड से लिख लेते हैं। प्रोडक्ट साइड में K कितने हो गए 2 लगाने पे 2, N कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 × 2 4 + 2 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब आपको ना ये ABCD करके काफ़ी सारे रिएक्शन दे रखे हैं और इनको बैलेंस करने को बोला है। वर्ड इक्वेशन दे रखी है और आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन दो अलग अलग चीज़ होती हैं। तो आपको यहाँ पे ये वर्ड इक्वेशन दे रखी है कि सोडियम हाइड्रोक्स, वर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, सॉरी, वर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड + सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ये वर्ड इक्वेशन है। इसकी आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो आप इसमें फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे नाम की जगह और उनको बैलेंस करेंगे।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स रिएक्ट्स टू गिव Na2SO4 प्लस H2O, ये इक्वेशन होगी। फिर हमने उसको बैलेंस कर दिया। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे ये काफ़ी सारे दे रखे हैं ये रिएक्शंस, जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स पोटेशियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इनकी सबकी इक्वेशन दे रखी हैं। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, जस्ट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वन, वो दे रखे हैं आंसर, ठीक है। लेकिन आप लोग क्वेश्चंस खुद ट्राई करिएगा, यहाँ से कॉपी करके मत करिएगा। मैंने आपको बोला अभी कि मैं ये सारे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगी। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ पे ये देख सकते हैं, क्योंकि कई जगह बुक्स अवेलेबल नहीं है। लास्ट ईयर भी ये बड़ा क्राइसिस हुआ था कि बच्चों के पास बुक्स नहीं थी, जैसे तैसे बच्चे मैनेज कर रहे थे। तो इसीलिए आई एम शोइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस नहीं थे तो वो मैंने अपने हाथ से लिख दिए हैं इसमें। कुछ टाइप्ड हैं और जो बाकी टाइप होने से रह गए थे, क्योंकि हम किसी और से टाइप करवा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस समय, तो कुछ टाइप होने से रह गए थे, तो वो मैंने हाथ से लिख दिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चंस पूरे मिल रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इस साल की सेलिना बुक तो नहीं खरीदी है मैंने, वो नहीं है मेरे पास। जो लास्ट ईयर वाली थी, मतलब 2021 वाली जो बुक है उससे क्वेश्चंस हैं, उस तक के क्वेश्चंस सारे कवर्ड हैं। मतलब आप ये मत सोचो कि ये लेटेस्ट एडिशन नहीं है। तो ये सारे मैं क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रही हूँ। आंसर्स आप लोग खुद लिखिएगा, इसमें से मत देखिएगा। आपको अगर कुछ ना आए तो करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं और इनको मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतने समझदार तो हो कि आप इसमें से कोई प्रॉब्लम आएगी तो देख के कर लोगे। तो ये हमारी 8th क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया और मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल किया है, तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को बोला है। पहला कंपाउंड है CuSO4.5H2O। इसमें आपको एक काम कर सकते हो आप कि पहले एटॉमिक मास दे रखे हैं सबके, पहले आप CuSO4 का मास कैलकुलेट कर लो, फिर 5 इंटू वाटर के एक मॉलिक्यूल का करके उसको इंटू 5 कर लो। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये Cu का हो गया 63.5, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट प्लस करते जाना है। प्लस 32 सल्फर का O4 है तो 16 इंटू 4, ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास है वो होता है 16, तो 16 इंटू 4। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली 5 इंटू 2, जैसे ये 5H2O है ना, तो 5 इंटू 2 H को डायरेक्टली 10 एटम्स ले लिए, तो 10 इंटू 1 कर दिया है, और ऑक्सीजन के एक एटम को इंटू 5 कर दिया, दैट इज O इंटू 16। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 इंटू और H2O का एक मॉलिक्यूल का मास निकालो, तो वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 16, तो वो होता है 18। आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हैं कि 18 एक मॉलिक्यूल, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास जो होता है वो 18 होता है, तो 5 इंटू 18 कर सकते हैं, तो बात वही है, वो भी 80 ही आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये क्या है, 80 क्यों आएगा, ये मैं कुछ गलत बता रही हूँ ना, 90 आएगा ना, इट विल बी 90। ओके, अब इनको हमने टोटल सबको ऐड कर लिया, तो हमारा वेट आ गया 249.5 AMU। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, आप लोग ट्राई करिए कि यूनिट हर बार आप मेंशन करें। कई टीचर्स जो होते हैं वो यूनिट के मार्क्स काट लेते हैं। इनफैक्ट मैं भी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मैं आपके मार्क्स काट लूँगी, तो मैं यूनिट के मार्क्स डिडक्ट करती हूँ, आधा नंबर काटती हूँ मैं यूनिट का। तो ये आपका 249.5 आ गया। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1/12। अच्छा, ये तो एटॉमिक मास का आपसे नेक्स्ट में डेफिनेशन पूछिए, डिफाइन एटॉमिक मास, तो आप डेफिनेशन बता दीजिए। इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अब अमोनियम कार्बोनेट का आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा है, आप अगेन सारी वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए और उसको टोटल कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 96। आपको ये सारे एटॉमिक मासेस एग्जाम में दिए जाएंगे, आपको इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी गिवन।
नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, NH2 होल ट्वाइस CO। आपको पता है क्या होता है, ये यूरिया का फॉर्मूला आता है। यूरिया जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं NH2.CO.NH2। ये यूरिया होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। NH2 होल ट्वाइस CO करके दे रखा है, तो ठीक है, NH2 इंटू NH2 होल ट्वाइस CO करके कर लीजिए आप, तो इसका मास आ जाएगा 60। ठीक है, फिर Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का कैलकुलेट करना है। अगेन आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आ गया आपका 100। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय। अब सबसे पहले जो एटॉमिक सिंबल्स हैं हमारे, वो किसने जो मेथड प्रपोज किया था उसके बेसिस पे हमने बनाए हैं, तो वो था बर्जीलियस के मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। चूज, अच्छा, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल। हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल क्या होता है, HCO3। HCO3 जो होता है उसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल बोलते हैं, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसमें कितने हैं, क्या पूछे, कार्बन एटम्स, तो इसमें कार्बन एटम ओनली 1 कार्बन एटम इज देयर। नेक्स्ट इज चूज द, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा, दोबारा ये दे रखा है हर बार। द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 सल्फेट इज। आयरन 3 सल्फेट का मतलब आयरन की वैलेंसी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो आप क्रॉस करके लिख लो, तो इसका मतलब Fe2SO4 होल थ्राइस जो फॉर्मूला है वो सही है। तो ये हो गया Fe2SO4 होल थ्राइस, ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इन वाटर द हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मास रेशियो इज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। H2 होता है 16, है ना, तो 2/16 करेंगे या 2:16 करेंगे, तो वो जो बेसिक रेशियो आएगा वो आएगा 1:8। तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाएगा कि वह 16 है तो 16 कर दो यहाँ पे, क्योंकि 2:16 होगा, है ना। 2 हाइड्रोजन के एटम से 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो 2:16 हम जब उनका मास का रेशियो करेंगे तो वो अल्टीमेटली आ जाएगा 1:8। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 एंड दैट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज CaH। अच्छा, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का पूछा है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, और जो बाइकार्बोनेट रेडिकल होता है उसकी वैलेंसी होती है -1। HCO3 हमारा बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रेडिकल होता है। तो आप इनको इंटरचेंज करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, CaHCO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे कौन सा वाला है, CaHCO3 होल ट्वाइस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मूले का। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, तो क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, NaCO3 ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इनके डिफरेंट फॉर्मूले हो गए। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों की वैलेंसी, कैल्शियम की भी 2, कार्बोनेट की भी 2, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। डोंट गेट कंफ्यूज, है ना, ध्यान रखना, दिमाग में बिठाओ, बार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11, मैंने आपको बताया था ना कि आधे क्वेश्चंस थे नहीं, तो आई हैव रिटन देम। तो इसमें है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, तो इसको करेक्ट करके हम बताएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कि किस फॉर्मूले में कितने कौन से एटम के कितने कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O2। H2O2 नहीं होता है, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर इज H2O। अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इज मोनोटॉमिक, नो, इट इज ऑक्टाटॉमिक, S8 होता है। ठीक है, CO एंड CO। अच्छा, इसमें एक CO है, दोनों कैपिटल हैं, CO दोनों कैपिटल है, मतलब ये कोई कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरे वाले में C कैपिटल है और O स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसी एलिमेंट का सिंबल है। तो ये जो है ये कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट से हो जाएगा कि ओनली CO रिप्रेजेंट्स कोबाल्ट। ठीक है, CO दोनों कैपिटल जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंपाउंड को, दैट इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये वाला जो CO है ये कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड इज FeO. अगेन नो, FeO जो आयरन ऑक्साइड जिसमें आयरन की वैलेंसी 3 है उसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3, क्योंकि वैलेंसीज क्रॉस करके लिखेंगे, ऑक्सीजन की 2 आयरन की 3 तो Fe2O3 हो जाएगा। और FeO जो है ये फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है जहाँ पे कि आयरन की वैलेंसी 2 होती है। Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड, FeO इज फेरस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ। अब यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, 7 कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं। कुछ के हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने सॉल्व सारे कर दिए हैं, आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। जैसे पहला है CHCl3। CHCl3 किसका फॉर्मूला होता है, डू यू नो? इस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो हम यूज़ करते हैं ना हॉस्पिटल्स में जो यूज़ होती है, आप मूवीज़ में देखा होगा, बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं। तो CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो CHCl3 का एटॉमिक मास निकाला है यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ पुट करके, और जो एटॉमिक मास आ गया है दैट इज़ 119.5 AMU। ऐसे ही मैंने सबका कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा धीरे धीरे स्क्रॉल करके, और अपने आप इसको करिएगा। सबके कैलकुलेशन मैंने की हुई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको रेफ़र कर लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन एप्सम सॉल्ट। अब एप्सम सॉल्ट दे रखा है जो कि होता है MgSO4.7H2। इसका मतलब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ WOC या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हैं, तब हम उसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले फॉर्मूला लिख लिया, MgSO4 का अलग से मास कैलकुलेट कर लिया, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का अलग से कर लिया, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 246 AMU। अब इन्होंने बोला है कि परसेंटेज मास ऑफ वाटर, तो जितना भी वाटर का आपका मास आया है दैट अपॉन द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, वो परसेंटेज आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है कि देखो यहाँ पे जो आपकी वाटर का वेट था वो कितना था, इसमें 126, तो हमने यहाँ पे 126 रख दिया अपॉन द टोटल जो मास था सॉल्ट का दैट इज 246 AMU, दैट अपॉन तो वाटर का मास प्लस अपॉन द टोटल मास ऑफ सॉल्ट इनटू 100, उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ गई दैट इज 51.21%। ये परसेंटेज ऑफ वाटर। ऐसे ही आप हर इंडिविजुअल एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, उसका मास अपॉन द टोटल मास इनटू 100, सिंपल मैथ्स है। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन। अब पहला पूछा है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में फॉस्फोरस की परसेंटेज क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaH2PO4 होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला है। आप इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लीजिए, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 234। इसमें फॉस्फोरस की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस का मास 62 अपॉन 234 इंटू 100, तो फॉस्फोरस की परसेंटेज आ गई आपकी 26.5%। नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट में निकालनी है फॉस्फेट की परसेंटेज। अगेन आपने कैल्शियम फॉस्फेट का मास निकाल लिया दैट इज 310 AMU। उसके बाद फॉस्फोरस का मास अपॉन द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, तो आंसर आ गया आपका 20%। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 कंपाउंड दे रखा है, उसमें हर एलिमेंट की, ईच एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो अगेन आप पहले KClO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, वो आ गया आपका 122.5 AMU। और हर कंपोनेंट की आपको हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, तो एक एक करके सबकी परसेंटेज निकाल लीजिए आप। सबसे पहले हमने K की निकाली, तो K का मास अपॉन द टोटल इंटू 100 वो आ गया। इसके बाद क्लोरीन, तो 35.5 अपॉन 122.5 इंटू 100 क्लोरीन का आ जाएगा। और ऑक्सीजन का निकालना है तो हमें O3 का मास लेना पड़ेगा, तो O3 का मास कितना हो जाएगा, 48 अपॉन 122.5 इंटू 100 दैट इज 39.18। तो ऐसे हमने सबकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट निकाल ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज CON2H4। इसको यूरिया के फॉर्मूले को हर बार अलग तरीके से लिख के दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होइए, वही है। देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH2.CO.NH2, है ना,
क्या हो गया, CO(N2H4), यही फॉर्मूला है। अब इसमें यहाँ पे आपको कार्बन की परसेंटेज निकालने को बोला है, तो आप पहले यूरिया का टोटल जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, वो निकाल लीजिए, दैट इज 60 AMU। कार्बन का क्या है, एक ही कार्बन का आइटम है तो उसका 12 हो गया, 12/60 × 100, तो 20% कार्बन इज प्रेजेंट इन 1 molecule ऑफ यूरिया। So this was the last question of your chapter. This finishes with your chapter 1. अगेन आई एम आस्किंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसको फील फ्री टू आस्क। कई बार होता है कि हमारे छोटे छोटे डाउट होते हैं, हम उनको झिझक की वजह से नहीं पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखिए हम फेस टू फेस भी नहीं, आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग एंड आई बी श्योर दैट आई विल डेफिनेटली आंसर यू। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि उसके जो रिएक्शंस हैं, जो टाइप्स हैं, वो सारे आप ढंग से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो वो आपको 9th के प्रैक्टिकल में हेल्प करेंगे, 10th के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हेल्प करेंगे, 11th 12th, मतलब सारा जो आपका साइंस बैकग्राउंड में अगर रहने वाले हैं, आप 12th में साइंस लेने वाले हैं, 11th 12th में, तो आपको वो बहुत हेल्प करने वाला है। 10th तक तो यूज़फुल है ही, 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड बी सेफ, और पढ़ाई करते रहिए रेगुलरली, डोंट गिव अ ब्रेक, ठीक है। चलो, ओके, टेक केयर।